बात करेंगे इरिटेटिंग वोवल सिंड्रोम की। उससे क्या होता है कि कई किस्म के जो पदार्थ आंतों में जाते हैं वो जला देते हैं आंतों को अंदर से, क्योंकि प्रोटीन हमारा जो है सबसे मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना। खुराक में ज्यादा तेजाब होना एक बहुत बड़ा कारण है। हाजमा का जो रसायन है वो अच्छी तरह से मिल करके उनका रसायन को बदल देता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के वरिष्ठ डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी खुशी है आपके दर्शकों से दोबारा मिलने का। नमस्ते डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे इरिटेटिंग वोवल सिंड्रोम की। तो ये क्या होता है, ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका उपचार क्या है, इन चीजों पे आज हम बातचीत करेंगे। तो इस बारे में सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी क्या होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं, जिसके जो बाउल जो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंतों में बहुत सारे फुंसी हो जाते हैं और कई किस्म के इरिटेशन होता है, जलन होता है। इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो कोटिंग होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है या म्यूकस होता है या और कोई मटेरियल होता है, वो नहीं है, वो धुल गए हैं। उससे क्या होता है कि कई किस्म के जो पदार्थ आंतों में जाते हैं वो जला देते हैं आंतों को अंदर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक से, पेट से जब आगे निकलता है, पेट का इन्फ्लुएंस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम में डाइजेशन होता है। उसके बाद अल्कलाइन मीडियम में होता है, अल्कलाइन एसिड ऐसे होता है। लेकिन ज़्यादा मीडियम जो है एसिड का होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारा जो है सबसे मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना। उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड मीडियम ज़्यादा होता है। तो ये एसिड मीडियम का जो मटेरियल है उससे हाजमा डील करते करते ये छोटी आंतों से बड़ी आंतें जब आती है तो इस अपने साथ बहुत सारे तेजाब ले आता है। और हमारा खुराक ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक फूड है। आम तौर पे लोग जो खाना खाते हैं उसमें अल्कलाइन फूड बहुत कम है। प्रोटीन लेंगे इस चक्कर में ज़्यादा दाना खा लेते हैं, नट खा लेते हैं, घी खा लेते हैं, ऐसे रोटियां खा लेते हैं। इससे बहुत सारा एसिडिक मटेरियल जुड़ जाता है शरीर में। ये कारण है। ज़्यादा एक्सेस एसिड इन योर फूड इज वन ऑफ द रीजन। खुराक में ज़्यादा तेजाब होना एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे डायरिया हो जाता है, लूज मोशन। जब लूज मोशन हो जाता है तो पता नहीं क्यों हो रहा है करके समझ रहे हैं। लैक्टिक माइक्रोब्स एक होता है जो बड़े आंतों में, उसकी कमी से ये डायरिया होता है ऐसे समझते हैं। इसलिए क्या करते हैं, मट्ठा का एनेमा देते हैं। तो एनेमा का मतलब गूदे से कुछ पानी बड़ी आंतों में भेजने का। उसको हम थोड़ी मात्रा में सिरिंज के जरिया मट्ठे को खूब मिला करके, पानी में मिला करके आंतों के जरिया देते हैं तो लैक्टिक माइक्रोब्स लार्ज इंटेस्टाइन में सेटल हो जाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो लैक्टिक माइक्रोब सेटल होते हैं ये पानी को खींचने में काम करते हैं। जो बवल जो खुराक हम खाते हैं उसमें पानी जितना भी होता है ये दस्त ना लगे और फॉर्म्ड मोशन निकले, इसलिए वो तो बड़ी आंतों में लैक्टिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, पानी खींच लेते हैं और इसको दस्त नहीं लगने देते। वो लैक्टिक माइक्रोब्स की कमी एक होता है। दूसरा क्या होता है कि खुराक ही ऐसे खा रहे हैं जिसमें बहुत तेजाब है। खट्टा चीज बहुत खाते हैं, जैसे इमली खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, कच्चा आम खा रहे हैं, ऐसे चीज़ों में बहुत एसिड होता है। फिर सफ़ेद वाइट राइस खाते हैं और सफ़ेद आटा, मतलब जिसमें छना हुआ आटा खाते हैं। ऐसे आदतें जो है हमारे शरीर में बहुत ही तकलीफ पहुंचाता है, एसिड बढ़ा देता है। इसलिए हमारे खुराक में इन चीज़ों को कम करके होल व्हीट फ्लोर, जिसमें चोकर का आटा हो, ऐसा खुराक खाना चाहिए। और जो बाकी राइस खाते हैं तो वो लोग ब्राउन राइस खाएं, जिसमें जिसमें हाथ का कूटा चावल होता है, वैसे चीज़ खाना चाहिए। ऐसे चीज़ खाने में
इसके अंदर डाइजेशन बहुत आसानी से होता है और कंप्लीट फूड हो जाता है वो। तो सिर्फ व्हाइट राइस खाते हैं उसको क्या मिलता है, सिर्फ स्टार्च होता है। स्टार्च का डाइजेशन तो मुंह में होता है, लोगों को आदत नहीं है चबा के खाने का, इसलिए स्टार्च का डाइजेशन हुए बगैर चले जाता है। हालांकि बहुत टाइम देता है शरीर, स्टार्च का डाइजेशन कर लो कर लो कर लो। यहाँ पर एक नली दिया है जिसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस में एकदम खाने को पेट में नहीं जाने देता। बहुत सारे पैकेट बने हुए हैं, एक एक पैकेट में थोड़ी देर रोक करके स्टार्च डाइजेशन हो जाए, इसलिए रोक रोक के छोड़ता है, फिर छोड़ता है नीचे नीचे, धीरे धीरे धीरे। ऐसे खाना जब नीचे आता है स्टार्च डाइजेशन के लिए काफी टाइम दे करके उसके बाद स्टमक के अंदर खाना घुसता है। जब स्टमक में घुसता है तब तक स्टार्च डाइजेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि मुंह में चबाने का आदत नहीं। जब चबा के खाते हो तो ये स्टार्च डाइजेशन के लिए 3 रिक्विजिट जो होता है वो पूरा हो जाता है। क्या 3 रिक्विजिट है? इंक्रीज सरफेस एरिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एडिक्वेट टाइम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सही मापे इसकी ताप खुराक का, और सही इतना टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उतना समय देना चाहिए। और तीसरा, जिस जिस खुराक को हम खाते हैं उसको और छोटे पदार्थ में बांट देना चाहिए। बड़ा बड़ा कण रह जाएगा, उसका हाजमा कम हो जाएगा, और जिसको छोटे छोटे कण में चबा करके छोटे कण में परिवर्तन कर लेते हैं उसका हाजमा अच्छी तरह से होता है, क्योंकि हाजमा का जो रसायन है वो अच्छी तरह से मिल करके उनका रसायन को बदल देता है और अच्छा हजम हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन तो मुंह में होता है, एक माउथ इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन ये भूल जाते हैं। मुंह में भी हाजमा का काम बहुत होता है। बहुत खास खुराक तो हमारा स्टार्च है। तो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू शुगर। ये कन्वर्शन जो है मुंह में होता है। इसका सबसे जरूरी है चबाना। और में भी मेन खाना जब चावल खाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा सब्जी लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। तो एक परिवार में जैसे 6 सदस्य हों, आमतौर पे 6 या 4, तो उनके घर में आता है 1 किलो या 2 किलो सब्जी आता है। वो 4 खुराक में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इन बिटवीन स्नैक्स, ऐसे सब में बांट करके एक एक आदमी के हिस्से में बहुत थोड़ा सब्जी आता है। ये थोड़ा सब्जी से काम नहीं चलता। सब्जी के अंदर क्या क्या चाहिए? वाटर, फाइबर एंड लाइफ, ये तीनों चीज उसमें होना चाहिए। जब सब्जी थोड़ा मात्रा में खाते हैं, चावल ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो वो हमें लाभ नहीं मिलता। खाने का तरीका कैसे होना चाहिए? उबली सब्जी खा रहे हैं तो उबली सब्जी मेन आइटम हो गया, और जो चावल खा रहे हैं तो चावल साइड डिश हो गया, या थोड़ी चावल खाइए। रोटी खा रहे हैं तो एक जो रोटी बनाते हैं तो उसमें या तो चुकंदर की रोटी बनाइए या पालक की रोटी बनाइए। ऐसे सब्जियों को पेस्ट में बना करके उसमें आटा डाल के गूंदिए और उसका रोटी बना के खाइए। उसमें क्या होता है? ज़्यादा फाइबर भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, लाइफ भी मिलता है। वो रोटी बना के खाते हैं तो उसमें नमक मत डालिए, नमक को पकाना नहीं है। इसको नमक को नहीं पकाएंगे तो अच्छी तरह से फाइबर का आपको यूज मिलेगा। वो जो खुराक जो हम खा रहे हैं उसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, अनाज का मात्रा कम हो जाएगा। चुकंदर की रोटी है, पालक की रोटी है, और मूली की रोटी है, गाजर की रोटी है, ऐसे वैरायटी बहुत है। इसलिए आपको वैरायटी की फिक्र नहीं करना है। अलग अलग रोज में अलग अलग सब्जी का पेस्ट बनाइए और उसमें आटा डाल के गूंदिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होगा? जब अल्कलाइन फूड जा रहा है काफी मात्रा में, सब्जी उसमें भी डाल रहा है, रोटी में भी जा रहा है, चावल में भी जा रहा है, हर चीज में ज्यादा मात्रा में सब्जी खाइए और थोड़ा अनाज लीजिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होगा? अगर आप मिर्ची ज्यादा खाने का आदत है, इसलिए खाते हैं मिर्ची। मिर्ची मसाला तो बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? बिना भूखे खाने देता है। लोग तो बिना भूख के खाना चाहते हैं, इसलिए मिर्ची मसाला बहुत काम आता है।
मसाले वाले इतने पैसे क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोगों को आदत है मसाला डाल के खाने का। फल खा रहे हैं, फल का चाट खा रहे हैं, थोड़ा और नींबू पाई यार, थोड़ा और नमक पाई यार, थोड़ा मसाला पाई यार, ऐसे ही खाते हैं। अरे फल को खाओ तो अकेला खाओ, मसाला उसमें क्या काम? इतना स्वादिष्ट फल भगवान ने बनाया, तरह तरह के फल बनाए, एक एक फल को चखो। हर मौसम में अलग अलग फल आता है। दक्षिण भारत में जैक फ्रूट बनता है, उत्तर भारत में एप्पल बनते हैं। अलग अलग फूल के अलग अलग गुण हैं, उनको अलग अलग खाने का मौका नहीं लेते हैं। सब मिला के खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, उसको हजम करने में काफी देर लगता है। एक किस्म का फल खाने से जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये सब सोचते नहीं। जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है, उसके लिए भी अलग नहीं करना। हम तो अलग अलग टॉपिक्स में बोल तो रहे हैं, सब टॉपिक्स में तरीका वही बता रहे हैं। सूर्य स्नान करना, सही तरीके से खाना, व्यायाम करना, आराम करना और मन को खुश रखना, सभी गाइडेंस अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं। लेकिन सब चीज कहाँ ले जाता है? स्वस्थ जीवन, प्राकृतिक स्वस्थ जीवन। इस जीवन शैली को अपनाइए, हर रोग से आप दूर मुक्त रहेंगे। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में खास करके हमने ये बोलना है कि आपका दिमाग भी इरिटेबल ना हो, दिमाग को भी शांत रखिए। खाने से पहले ये सोचना है कि अगर मन डिस्टर्ब्ड होना खराब हो जाता है, वो तेजाब में बदल जाता है। आराम मन को आराम करके खाना चाहिए। जब आप गुस्से में हो तो नहीं खाना चाहिए, जब बहुत दुख है तो दुखी है तो नहीं खाना चाहिए, जब आप जल्दी में है तो नहीं खाना चाहिए। अरे तब कब खाना है? जब भी खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग खराब होता ही है। ऐसा ना होने के लिए खाने से पहले एक प्रेयर बोलिए और मन को शांत करिए, उसके बाद खाइए। अब हर चीज के लिए गाइडलाइंस है, खाने के लिए कैसे खाना है वो गाइडलाइंस है, कब खाना है वो गाइडलाइंस है। कैसे खाने में चबाना सबसे प्रथम इंस्ट्रक्शन है। एक एक जो मौका जो रोटी का डालते हैं उसको आप 32 बार चबाने का अगर आदत कर लें तो कभी भी आप बीमार होंगे ही नहीं। क्या खाते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कैसे खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। भूख लगे चबा के खाए, बस ये दो काम कर लो तो बाकी तो कर जरूरत भी नहीं। बाकी भी कर लो, सब्जियां भी ज्यादा खाओ तो और कोई इलाज ही नहीं चाहिए। हर बीमारी से आप मुक्त हो सकते हैं। ज्यादातर लोग काम में बिजी रहते हैं और कहते हैं मुझे टाइम हो गया जल्दी खाना है। जल्दी से जल्दी जब खाते हैं तो वो खुराक तो डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगाता है। अगर तुम यहाँ टाइम लगाओ तो पेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ टाइम नहीं लगाओगे तो वो आंतों में दांत थोड़ना है, आंतों में दांत नहीं है इसलिए एसिड ज़्यादा लगेगा। एसिड ज़्यादा लगेगा तो वो खुराक जो है मोटा मोटा चले जाएगा और भी ज़्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। अब जो है पेट के आगे एक हमारा डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डियोडेनम, जेजुनम भी बोलते हैं, डियोडेनम भी बोलते हैं। यहीं पर जो है आपका जो सारा फैट डाइजेशन होता है। जितना तेल का आहार खाते हैं वो यही डाइजेस्ट होता है। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या क्या है कि तेल जो है तल के हम खाते हैं। कच्चा तेल खाने का तो किसी को आदत नहीं है, तेल की वैसे जरूरत भी नहीं। जो फैट हम अलग डाल के खाते हैं, तेल डाल के तल के खाते हैं या खूब तेल घी खाते हैं, ये सब हम समझते हैं कि ये जरूरी है शरीर के लिए, ताकत बनाना है तो तेल घी खाना चाहिए, ऐसे समझते हैं। ये प्रोटीन और फैट नेचर में मिलकर आता है। जो भी दाना हम खाते हैं उसमें फैट होता है और प्रोटीन होता है, लेकिन कैसे कॉम्पोजिशन है उसका? फैट का पार्टिकल अंदर है और प्रोटीन का पार्टिकल आउट बाहर है। ऐसे आता है खाने के लिए। ऐसे ही डाइजेशन का ऑर्डर भी वैसे ही है, जैसे कुदरत ने बनाया। प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होता है, बाहर का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेस्ट हो गया, निकल गया।
अंदर से फैट जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाता है, डिओडेनम में फैट का डाइजेशन हो जाता है, तो दोनों पदार्थ ठीक से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, जो भी दाना है या तो उसको फ्राई कर लेता है या रोस्ट कर लेता है। ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो फैट पार्टिकल अंदर थे वो बाहर आ जाता है, वो आके प्रोटीन को कवर कर लेता है। अब स्टमक में जाता है, स्टमक में कहता है अरे तू कौन है, मैं मैं फैट हूँ। अरे तेरा काम यहाँ कुछ नहीं है, फैट तो अगले डिपार्टमेंट का है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ। तो क्या हो जाता है, ये रह जाता है प्रोटीन, डाइजेस्ट हुए बगैर रह जाता है, क्योंकि फैट ने इसको कवर कर रखा है। जब यहाँ से एस्केप करके डिओडेनम में जाते हैं तब ये फैट डाइजेशन हो जाता है, फिर प्रोटीन निकल आता है। अरे चोर यहाँ निकला है, पकड़ो इसको। कहाँ पकड़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतों में फिर पकड़ा जाता है। भगवान को पता है ये इंसान तो हमेशा गड़बड़ करता है, ये तल के खाएगा, रोस्ट करके खाएगा, इसको इसका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए दोबारा एक और मैदान है जिसको छोटी आंत बोलते हैं, वहां पर फैट प्रोटीन का डाइजेशन दोबारा शुरू होता है। वहां भी प्रोटीन डाइजेशन एसिड का मीडियम में होता है, एसिड मीडियम में दोबारा आने से ये जितना प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता उतना ज्यादा कंसिस्टेंसी का जो एसिड का कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है। अब देखिए डाइजेस्ट होके इसके बाद तो कोई काम ही नहीं है। अब आप एसिड मीडियम में जा रहे हैं, बड़ी आंतों में, बड़ी आंतों में एसिड मीडियम आ गया तो क्या होता है, बड़ी आंतों में इरिटेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसे आता है। अब अगर हमने प्रोटीन का ज्यादा डाइजेशन पेट में ही कर लिया, स्टमक में, तो जो डिओडेनम में फैट डाइजेशन होने के बाद जो इन छोटी आंतों में प्रोटीन आता है वो थोड़ा सा रहेगा, इतना एसिड सेक्रेशन भी नहीं होगा, तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होगा। चबा के खाएंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों होगा। ऐसे सब चीजों में अगर ख्याल रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है आपसे जुड़ने का, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।